हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। DSSB का एग्जाम जो है उसकी ऐसे अफवाहें सी है कि आने वाला है, शायद वैकेंसीज जो हैं और उसी से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम आने से पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी, अदरवाइज केवीएस की तरह फिर आप लोग जल्दबाजी करेंगे कि बस अभी करा दो सेकंड्स में। ठीक है, सो वो चीज बताऊंगी जी कैसे जो है आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको बुक्स चाहिए, स्ट्रैटेजीज चाहिए, या किस तरीके का पैटर्न इस एग्जाम में होता है, या मैं जो अगर कवर करवाऊंगी इसकी पेडागोजी तो किस तरीके से कवर करवाऊंगी, तो वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट जिसने ये वीडियो ओपन कर ली है वो लास्ट तक सुनिएगा, बिकॉज कोई अगर बुक्स देख के छोड़ देगा, स्ट्रैटेजी देख के छोड़ देगा, सो वो ये चीज हो जाएगी कि आप वो आधी अधूरा ज्ञान जो है वो मतलब हानिकारक होता है ना, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप एटलीस्ट ये वीडियो लास्ट तक कंप्लीट सुने, चाहे आप मुझसे पढ़ें, चाहे आप खुद से पढ़ें, चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कुछ भी हो या आप कोई बैच ले रहे हो, कोई भी चीज हो। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा लोगों का भला हो सके फ्री में। ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले इसमें ना ये जो एग्जाम है DSSB का 3 लेवल पे होता है, PRT, TGT एंड PGT। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, मतलब पेपर एक ही होता है बट उसी में 2 पार्ट होते हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट जो है वो आपके सामने सिलेबस है, यानी कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस या जनरल एबिलिटी जो बोलते हैं हम, रीजनिंग एबिलिटी, फिर जो है मैथ्स थोड़ा सा, उस मैथ्स में 20 नंबर का आएगा ये भी, देन इंग्लिश एंड देन हिंदी। ठीक है, सो अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप टीचर बनने की कगार पे हैं और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी आपने कोई एक पर्टिकुलर डिग्री प्लस BEd वगैरह, या आपने जो है कोई PRT के लिए है तो स्पेशली DLEd वगैरह, BLEd वगैरह कुछ तो किया होगा, राइट? ऑब्वियस है। तो जब वो कुछ किया है आपने, सो आप इतने काबिल तो हैं कि आप 10th क्लास तक की ये जो चीजें हैं कि मतलब मैथ्स, जनरल मैथ्स, जोड़ घटा जमा गुणा वाली बात, ठीक है, या फिर जो हिंदी है या इंग्लिश है जो आपने KVS वगैरह में भी पढ़ी होगी, ओके, या मैथ्स है या रीजनिंग एबिलिटी है, तो वो सारी चीजें मैं मान के चल रही हूं कि आपको आती होंगी एटलीस्ट इतनी कि इस 20 में से 10 नंबर आ जाएं आपके, राइट? क्योंकि इसमें 40 नंबर लेने आपको जरूरी है, तब जाके आपका पेपर चेक होगा। ठीक है, सो वो पहले आपको पासिंग मार्क्स से ऊपर आना है और पासिंग मार्क्स से ऊपर आके फिर आपको मेरिट में आने के लिए ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, और ये क्यों रखे गए एलिजिबिलिटी? बिकॉज इसमें है जी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया सो 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, यानी 4 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो गलत होते ही आपका 1 नंबर चला जाएगा और एक क्वेश्चन ठीक होते ही आपका 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, सो इसलिए ये पासिंग मार्क का क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर 40 मार्क्स आपके नहीं आए सो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनता। यानी कि आपको जो भी नॉलेज है, चाहे वो पेडागोजी की नॉलेज हो, चाहे इन सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो, वो सटीक होनी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज के ऊपर टिक कर रहे हैं, रैंडमली तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, मतलब आपको पता नहीं था और रैंडमली, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो सब लोग ही सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं, सो उससे क्या हो जाता है कि तुक्के वाली चीज अगर किसी का लग गया तो बढ़िया है, नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं, चलो। सो वो चीज की पॉसिबिलिटी को हटा देने के लिए यहां पे है नेगेटिव मार्किंग, जिसका मतलब ये है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जो भी आप पढ़े। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि अच्छा 4 ऑप्शन आएंगे, कोई एक तो मैं निकाल ही लूंगी उनमें से, ये निकाल ही लूंगा आंसर, सो वो नहीं होगा। सो आपको चीजें जितनी भी आती हो, तो मेरी बात मानिएगा, जितना भी आप पढ़ें उसको सटीक तरीके से पढ़े, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़े, अदरवाइज हो जाएगी गड़बड़। और ये जो है 2 घंटे का पेपर, कितने का? 200 नंबर का प्लस 200 क्वेश्चंस, यानी 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने, विच मींस आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, या फिर तो प्रैक्टिस चाहिए होगी या फिर आपको इतना सटीक, इतने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता हो, आता है नहीं आता, नहीं आता तो छोड़ो और आता है तो टिक करके आगे चलो। ये सिचुएशन आपके लिए होने वाली है, बिकॉज 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आसान बात नहीं है। और यहाँ पे मतलब जब जो नेट का एग्जाम है या KVS का एग्जाम, उसमें ही बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो वहां पे तो फिर भी टाइम मिलता है, यहाँ पे और भी कम टाइम आपके पास होने वाला है। ठीक है जी, दूसरी चीज सब्जेक्ट कंसर्न, तो अब सब्जेक्ट कंसर्न में इन्होंने स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया है, जो कि एक थोड़े से बड़े डिलेमा में हमको डाल देता है कि पढ़े तो पढ़े क्या। जैसे KVS था, एक सेट पैटर्न था, सेट सिलेबस था, ये 5 यूनिट है, इतने क्लासेस में पूरी हो जाएंगी एंड डन। बट अगर आपको पेडागोजी स्पेसिफिकली जो टीचिंग पेडागोजी या साइकोलॉजी है, जो कि आपने BEd BLEd यहाँ पे पढ़ी है,
बेसिकली जो आपकी एलिजिबिलिटी डिग्री है वहां पे आपने जितनी भी सिलेबस जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी की सारी आपको हेल्प करेंगी इस सब्जेक्ट कंसर्न के 100 मार्क्स को स्कोर करने में, और यही 100 मार्क्स के लिए मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। ओके, सो अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि खुद से पढ़ें क्या ना पढ़ें, वो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अगर ये 100 क्वेश्चन आपने जो है 50 मिनट में या जल्दी खत्म कर दिए, मतलब 1 मिनट में आपने 2 क्वेश्चन खत्म कर दिए, तो आपके पास जो पेपर फर्स्ट है मतलब पार्ट फर्स्ट है उसके लिए टाइम अच्छे से बच जाएगा। तो अगर आपकी एक चीज ये वाली चीज अच्छे से प्रिपेयर्ड है, आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चीजें पढ़ी हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी जो है ये मतलब बहुत मैटर करता है ये 100 मार्क्स का पेपर जो है पार्ट जो है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रेटेजी अगर आप मेरी माने तो सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी, अगर आप कर पाते हैं तो। सेल्फ स्टडी किस सेंस में बोल रही हूं, मतलब आपको बुक्स बता दी जाएंगी, आपके पास पूरी गाइडेंस है कि आपको ये करना है या यहां से ये चीजें कर लीजिए। ओके, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करें अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो, बिकॉज सेल्फ स्टडी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आएगा कि आपका पेपर जो है वो बढ़िया जाएगा। तो वैसे तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है, बट स्टिल अगर आप कोई बैच लेना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है जी, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ योर चॉइस। ठीक है, क्योंकि और अगर लेना तो मेरा सजेशन रहेगा कोई भी एक बैच पकड़ लीजिएगा, ये मत कीजिएगा कि आप पेडागोजी मेरे से भी पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर से भी पढ़ रहे हैं, बिकॉज उसके बाद आप कंपेयर करेंगे, फिर एक दूसरे टीचर को आप लोग बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। सो बैच एक पकड़ के बैठिए, कोई भी अगर आप बैच ले रहे हैं तो ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें छोड़ दीजिए, जो भी आपने बैच लिया पैसे लगाए हैं उन लोगों के ऊपर पूरा का पूरा ट्रस्ट करिए जिससे भी आप बैच ले रहे हो। ओके, अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे मैं देती हूं या नहीं, मैं बैच नहीं प्रोवाइड करती भाई, जितना मेरे से हो पाता है मैं सबके लिए फ्री में उतना करने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो बैच का देख लीजिएगा अगर आपने लेना है या नहीं लेना। अगर आपको लग रहा है कि आप सही हैं स्टडी में, ठीक ठाक हैं, तो मैं बोलूंगी कि आप सेल्फ स्टडी प्रेफर कीजिए। गाइडेंस वगैरह के लिए या पेडागोजी अगर आपको इश्यू आ रहा है तो वो मैं आप लोगों को करवाई दूंगी, उसके लिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं पेडागोजी के लिए। ठीक है जी। देन बुक्स, अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो कहां से पढ़ें, मैं ये भी बताऊंगी कि अगर मैं पढ़ा रही हूं तो कहां से पढ़ा रही हूं, प्लस जो मैंने करवाया है अगर आप एक बार बुक से गो थ्रू होना चाह रहे हैं तो आप वो बुक या वो पीडीएफ निकाल के देख लें। उससे ये हो जाएगा कि आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा दिमाग में कि अच्छा ठीक है वो बुक मैम ने कराई थी और मैंने भी एक बार पढ़ रखी है, सारी चीजें करवा रखी है वहां से, तो एक ऑथेंटिसिटी जो है वो आपको फील होगी। बुक्स में सबसे पहले आती, क्योंकि हमारे पास सिलेबस नहीं है तो हमें कहां जाना पड़ेगा, हमें बेसिक से लेके एडवांस तक जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा एडवांस में मुझे पर्सनली नहीं लगता कि क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज आपके पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके पास फैक्चुअल हो, बिल्कुल थियरी से हो या चीजों से हो कि सटीक आपका जल्दी से आंसर निकल जाए अगर आपने पढ़ रखा हो तो। ओके, बट पॉइंट ये है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, और उस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए या तो आपको पेडागोजी में मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी ताकि आपको डिस्कशन या चीजें समझ आ जाएं जो मैं समझा रही हूं, या फिर आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना अगर खुद से है तो बेसिक टू एडवांस जाइएगा। बेसिक टू एडवांस मतलब सबसे पहले 11th में आती है साइकोलॉजी, सो 11th-12th की एनसीईआरटी मस्ट है। ओके, मैं भी आप लोगों को करवाऊंगी सबसे पहले यही। ठीक है, उसमें कई बार क्या होता है ना, हमारे पेडागोजी के अंदर क्वेश्चन आ गया, आई से आ गया, ईयर से आ गया, वो चीजें 11th-12th की एनसीईआरटी में मेंशन है साइकोलॉजी की में, सो हमें ये हो जाता है कि ये थोड़ी ना साइकोलॉजी से रिलेटेड था, तो सेंसेस, सेंसरी ऑर्गन्स ये रिलेटेड तो है ना। तो पॉइंट ये है कि आप बेसिक टू एडवांस जाएंगे, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले 11th-12th की एनसीईआरटी जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि आपने बीएड में बुक्स पढ़ी हो या एनआईओएस का मटेरियल हो या फिर जो है आपका इग्नू का मटेरियल, क्योंकि बहुत सारे फ्री सोर्सेज, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आज की डेट में हमारे पास। तो जिस बच्चे को खुद से पढ़ना होगा उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कोई आज ये नहीं बोल सकते, क्योंकि नेट सबके पास है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नेट तो है ना आपके फोन में, सो रिसोर्सेज की कमी आज की डेट में गूगल या इंटरनेट की एज में आप नहीं बोल सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे अच्छे रिसोर्सेज आप निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे। ओके, सो रैंडम साइट्स पे जाने की बजाय पर्टिकुलरली ऑफिशियल साइट्स के ऊपर जाइए, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। मैं कैसे कवर करूंगी सिलेबस, सो बिना किसी कंफ्यूजन के, मतलब ये ना हो कि कहां से क्या चीज हो रही है। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी 11th शुरू करूंगी जी, मतलब चैप्टर वाइज जो है सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है। सो या तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए सबसे पहले, या फिर कंटिन्यूटी में मेरी वीडियोस देख लीजिएगा और उससे नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले ये चीज बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट में जाके आप बोलते हैं कि अब ये नोट्स दे दो,
ठीक है, मैं दे भी दूंगी तो वो आपके फोन में पड़ी रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा उनका, मैं बता रही हूँ ये चीज ना। सो इट्स बेटर कि आप नोट्स बनाएं, साथ साथ अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि ये पेडागोजी मतलब जो ये साइकोलॉजी पेडागोजी है, ये यहाँ 11th से शुरू होकर बिल्कुल एडवांस तक जितनी भी बुक्स है मेरे पास वहां तक जाएगी। और अगर ये वहां तक जा रही है, यानी कि ये किसी भी एग्जाम में अगर पेडागोजी आएगी तो उसके लिए ये तो एक रामबाण इलाज हो जाएगा आपके पास, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो। सो ये मेरी ऐसे दरख्वास्त रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं सो मेक श्योर कि आप नोट्स बनाएं, ओके। क्योंकि लास्ट में जब मैं रिवाइज कराती हूं तो भी आप नोट्स लेके बैठ सकते हैं। और पॉइंट ये कि पहले हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे बाद में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, दिमाग में चीजें, क्योंकि आजकल ना बहुत कम चीजें आती हैं जो डायरेक्ट फैक्चुअल हो, मतलब आती हैं बट कई क्वेश्चंस में आप ऐसे फंस जाएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो आप गलत करके आएंगे। सो इट्स बेटर एंड गुड फॉर यू कि आप जो है पहले तो नोट्स बनाना शुरू कर दे, साथ साथ जो मैं आप लोगों को कराऊंगी, क्योंकि रोज एक क्लास कराऊंगी मैं। दैट इज मोर देन इनफ कि अगर आप उस एक क्लास को देख के इतना टाइम निकाल लें कि अगर वो आधे घंटे की क्लास है मैक्स, तो आप उस आधे घंटे का टाइम निकाल के बैठे, उसको सुने और नोट्स बना लें। दैट्स इट, हो गया, ठीक है। उसके बाद बस शेयर कर देना क्लास को। अच्छा, तो इस तरीके से उसके बाद जो है हम जो एडवांस वाला मटेरियल है NIOS का या इग्नू का, ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक्स है मेरे पास, उनमें सबसे मेन जो ऑथर का नाम आता है वो JS वालिया का आता है। काफी अच्छी बुक है इनकी, अगर आपके पास मतलब इतनी मोटी बुक है तो या तो आप वो पढ़ लीजिए। SK मंगल की भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो ये दो राइटर का काफी नाम है जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं, ओके। तो इन सब के बारे में भी बात करेंगे, इनसे भी चीजें, मतलब एटलीस्ट जो अभी मैंने स्क्रीन पे दे रखा है ना, ये मैं कमिटमेंट दे रही हूँ, क्योंकि कमिटमेंट के बाद आप शायद जल्दी एक पुश आपको मिल जाता है। सो 11th-12th की NCERT, NIOS से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, इग्नू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है या मटेरियल है, और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक्स हैं, स्पेसिफिकली JS वालिया और SK मंगल की, वहां से अगर क्वेश्चन आता है और आपने मेरी वीडियोस देखी हैं सो डेफिनेटली वो नहीं छूटेगा, आप सोल्व करके आएंगे उसको, ओके। सो मैं इस तरीके से कर कराऊंगी, या तो आप यही चीजें खुद पढ़ लीजिए अगर आप कैपेबल हैं, अगर आपको लग रहा है आप खुद से पढ़ पाते। कई बार बहुत सारे बच्चों का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि वो नहीं कर पाते ज्यादा देर जो है बैठ के पढ़ाई। हाँ, वो सुन लेंगे वीडियो अगर उनके पास है तो वो सुनने वाला काम मैं दे दूंगी आप लोगों को कि आप लोग वीडियो सुन के और नोट्स बना लें, ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन भी आता है कि मैम नोट्स हिंदी में या इंग्लिश में। देखो, हिंदी वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में तो आपको स्लाइड्स दिख ही रही होती हैं, और वो इतनी हाईफाई इंग्लिश मुझे नहीं लगता होती है कि किसी नॉर्मल बच्चे को समझ ना आए, ठीक है। सो वो अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आए हैं जिन्होंने ये कमेंट भी किया है KVS जब मैंने पढ़ाया था कि आपकी भले ही स्लाइड्स इंग्लिश में है पर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं या स्टूडेंट हूं, मुझे सारी की सारी चीजें आपकी समझ आई हैं, ओके। सो वो चीज डेफिनेटली रहेगी कि अगर मैं हिंदी में आपको समझा रही हूं सो आपको समझ सारी चीजें आएंगी। अब जो मैंने समझाया है उसमें से जो फैक्चुअल पॉइंट है उसको आप नोट्स में नोट कर लीजिए, दैट्स इट। क्योंकि जो समझाया है वो दिमाग में रहेगा, अगर आपने 1-2 बार वीडियोस देखी है ना तो वो डेफिनेटली दिमाग में रहेगा। ये फीडबैक है बच्चों की तरफ से कि अगर वो 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं, वीडियो सुन लेते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली हो जाती है। सो आपको नोट्स में आप इस तरीके से नोट्स बनाएंगे कि अगर हिंदी वाले स्टूडेंट है तो जो मैं बोल रही हूँ वो सुन के नोट्स बना लीजिए। और या फिर एक और चीज होती है कि जो स्लाइड आपके पास है थोड़ी मेहनत आप कर सकते हैं ताकि मैं जल्दी सिलेबस कवर करा सकूं, बिकॉज अगर मैं हिंदी में भी लिखने लग गई तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और आपकी चीजें कंप्लीट नहीं होंगी, ओके। तो मैं हिंदी में स्लाइड पे आपको नहीं दिखेंगी चीजें, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आपको समझ आ जाएंगी, ये मेरी गारंटी है, ओके। हाँ, कुछ एक वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट हो, जैसे साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं, ऐसा कोई वर्ड आ गया, मतलब EZMR को तो हिंदी में पता है ना हमें, तो वो चीजें नहीं होंगी, बट कुछ एक अगर इंपॉर्टेंट वो है वर्ड्स हैं तो वो मैं हिंदी में जरूर बता दूंगी, ठीक है। इस बार के लिए मैं इतना थोड़ा सा अपडेशन कर देती हूँ आपके लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, कि जो टफ वर्ड है उसको मैं हिंदी में बता दूंगी, उसके अलावा आप मेरी चीजें सुन के समझ जाएंगे जी, ठीक है जी। तो हिंदी इंग्लिश का आई थिंक मैटर सोल्व हो गया होगा आपका, फिर भी कोई मैटर हो तो बताइएगा। सो ये हो गया जी। अभी कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैं कोशिश करूंगी रोज 12 बजे आपकी क्लास डल जाए, एक्सेप्ट संडे। संडे तो बख्श सकते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। तो 12 बजे आपकी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। कोशिश करूंगी संडे को भी हो पाई तो, अदरवाइज संडे स्किप करके आप चल सकते हैं। संडे को आपने जो पूरा हफ्ता पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, उनको रिवाइज कर लीजिए, पीछे वाली वीडियोज को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कोशिश रहेगी कि आपका बहुत अच्छे से सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो। बैचेस में करती नहीं हूं तो एब्सोल्युटली फ्री में रहेगा। किसी स्टूडेंट का ये भी कहना था कि मैम हम बैच इसलिए बोल रहे हैं ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, क्लास वाइज होंगी,
क्लास 1, 2, 3 इस तरीके से मैं थंबनेल पे चीजें डालूंगी, उसी सीरीज में देखिएगा. दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल टू यू. और कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, ये चीज की गारंटी है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थोड़ा सा भी समझ आया हो, हेल्प हुई हो, या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बुक से हेल्प हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड प्लीज बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज. रोज थोड़ा थोड़ा टाइम पढ़ने के लिए निकालिए, वही जो है आपका कोई भी एग्जाम जो है आराम से क्लियर करवा देगा. ठीक है, सो बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज. थैंक यू.